इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसका उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। हमारी बुक है बेताल 25। हम 5वां दिन आज पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि राजकुमार को उसके मित्र ने एक आइडिया दिया है और उस तरह उसे आभूषण लेके आना है और उसकी जांघ पर एक निशान बनाना है। तो वो क्या कर पाता है, आज हम देखते हैं। राजकुमार निर्धारित समय पर राजकुमारी से मिलने राजमहल में पहुंच गया। राजकुमारी उसे देखते ही खुशी से राजकुमार से लिपट गई और पूछा कि क्या उसने वह मिठाई अपने मित्र को दे दी थी। राजकुमार ने वैसा ही सब कुछ बताया जैसा ही उसके मित्र ने उसको समझाया था। रात को मौका पाकर राजकुमार ने राजकुमारी को दूध में मूर्छित करने वाली दवाई मिला दी। मूर्छित होने के बाद राजकुमार ने उसके सारे आभूषण उतारे और उसकी जांघ पर त्रिशूल से निशान बनाकर अपने मित्र के पास उस वृद्धा की कुटिया में लौट आया और अपने कार्य की सफलता पूर्वक संपन्न होने की सूचना दी। प्रातः जब राजकुमारी मूर्छा टूटने पर परिस्थिति से अवगत हुई तो परेशान हो गई, बहुत ही परेशान हो गई। उसने अपनी प्रमुख दासी से इस बारे में सोच विचार किया और अंदाजा लगाया कि रात को कोई चोर आया होगा, वह आभूषणों और राजकुमार को अपने साथ ले गया होगा और उस चोर से संघर्ष करने के दौरान ही राजकुमारी को त्रिशूल लग गया होगा। अब सारी परेशानी इस बात की थी कि राजकुमारी के कक्ष में राजकुमार के होने की बात किसी को भी बताई नहीं जा सकती थी और आभूषण चोरी होने की सूचना भी छिपाई नहीं जा सकती थी। अतः सोच विचार कर राजकुमारी ने कक्ष से आभूषण चोरी होने की सूचना राजसभा में पहुंचा दी थी। राजा को इस बात का पता चलते ही चोर को पकड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। सारे नगर में यह घोषणा करवा दी गई कि राजकुमारी के आभूषणों को चोरी करने वाले चोर को पकड़कर लाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। जब राजकुमार ब्रज मुकुट के मित्र को इस बात का पता चला कि राजकुमारी के कक्ष के आभूषण चोरी होने की चर्चा चारों ओर चल रही है, तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी योजना सफल होते नजर आ रही थी। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, अब अपनी योजना को पूरा करने का समय हो गया है। मुझे यह विश्वास है कि राजकुमारी आभूषण चोरी होने की सूचना तो अवश्य देगी, परंतु तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान देकर सुनो। तुम्हें आगे करना क्या है? तुम एक साधु का वेश धारण करके यह आभूषण लेकर नगर के प्रसिद्ध जौहरी के पास जाओ और आभूषण दिखाकर उससे यह पूछो कि क्या यह आभूषण असली है, तो इसका मूल्य क्या है। यदि वह तुमसे कुछ पूछे तो तुम केवल इतना कहना कि यह आभूषण तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दिए हैं और उन्हीं की आज्ञा में तुम्हारे पास आया हूँ। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके मित्र ने उससे कहा था। वह साधु का वेश धारण करके नगर के प्रसिद्ध जौहरी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने जौहरी को जैसे ही वह आभूषण दिखाए, जौहरी चौंक उठा। उसने साधु से पूछा, यह आभूषण आपके पास कहाँ से आए महाराज? मुझे गुरु ने दिए हैं और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आप यह देखकर बताए कि यह आभूषण असली है या नकली। राजकुमार ने कहा, 100% असली है। आभूषण असली है और बहुत ही कीमती है। क्या तुम इन्हें बेचना चाहते हो? जी नहीं, हम साधु संत मोह माया में नहीं पड़ना चाहते, राजकुमार ने उत्तर दिया। जौहरी ने राजकुमार को बातों में उलझा रखा और चुपके से सिपाहियों को बुलवा दिया। सिपाहियों ने तुरंत ही राजकुमार को पकड़ लिया और सीधे राज दरबार में ले जाकर राजा के सामने पेश कर दिया। यह आभूषण तुम्हारे पास कहाँ से आए? राजा ने पूछा। जी महाराज, यह मेरे गुरु ही बता सकते हैं, उन्होंने ही मुझे जौहरी के पास भेजा था, राजकुमार ने उत्तर दिया। राजकुमार ने साधु बने राजकुमार ब्रज मुकुट के गुरु को बुलवाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में राजकुमार का मित्र गुरु के रूप में दरबार में पेश हुआ। जब राजा
आभूषणों के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा, महाराज मैं सब कुछ सत्य बता दूंगा, लेकिन आप भी पहले एक वचन दे कि दोषी को अवश्य ही दंड देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें महात्मन, निर्भय होकर सारी बात बताए। जो भी अपराधी होगा हम उसे अवश्य दंड देंगे। राजा ने कहा, महाराज हम लोग साधु संत हैं और जंगल में रहकर तप साधना करते हैं। प्रतिदिन की तरह ही मैं कल रात भी अपने इस शिष्य के साथ साधना में लीन था कि तभी एक अद्भुत सुंदर कन्या आई और मेरे शिष्य को अपने रूप जाल में लुभाने का प्रयास करने लगी। उसने अपने सारे आभूषण भी मेरे शिष्य को सौंप दिए, किंतु मेरा शिष्य उसकी जाल में न फंसा। जब वह जोर जबरदस्ती करने लगी तो मैंने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया जो उसकी बाईं जांघ पर लगा था। तब वह कन्या वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन इसके सारे आभूषण वही रह गए। आज प्रातः मैंने यह आभूषण अपने शिष्य को देकर जौहरी के पास भेजा ताकि पता चल सके कि यह आभूषण किसके हैं, ताकि मैं उस कन्या की दुष्टता की शिकायत इस नगर के महाराज से कर सकूं। राजा ने जौहरी से पूछताछ की, उसने भी यह स्वीकार किया। साधु ने उसके आभूषण बेचने की बात नहीं की थी। अब राजा दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसने राजा साधु को वचन दिया था कि जो भी अपराध होगा उसे अवश्य दंड देगा, जो भी अपराधी होगा उसे अवश्य दंड देगा। उसे अपराधी अपनी पुत्री पद्मावती ही नजर आ रही थी। उसने अपनी रानी से कहा कि वह पद्मावती की बाई जांघ पर त्रिशूल के निशान की जांच करे। रानी ने जब जांच की तो तब इस बात को एकदम सत्य पाया। उसने यह बात सूचना राजा को दी। राजा ने अपने दरबारियों से विचार विमर्श करके पाया कि सचमुच में ही उसकी पुत्री पद्मावती ही वास्तव में दोषी है, इसलिए वह दंड की भागी है। सब कुछ अच्छी तरह सोचने विचारने के बाद राजा ने यह घोषणा की, सारी बातों और तथ्यों को देखने एवं सुनने के बाद यही सिद्ध होता है कि हमारी पुत्री राजकुमारी पद्मावती दोषी है, अतः उसे देश से निकाले का दंड दिया जाता है। साथ ही कहारों को यह आदेश दिया जाता है कि वह राजकुमारी पद्मावती को डोली में बिठाकर इस नगर की सीमा से बाहर छोड़ आए। राजा के आदेश का तुरंत ही पालन हुआ और राजकुमारी पद्मावती को नगर की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया। वहां पर राजकुमार ब्रज मुकुट अपने मित्र दीवान पुत्र के साथ राजकुमारी पद्मावती की प्रतीक्षा कर रहा था। वे उसे लेकर अपने राज्य में वापस लौट आए। इस तरह से ब्रज मुकुट को अपनी राजकुमारी मिल गई। बेताल कथा सुनाने के बाद बोला, तुम तो न्यायप्रिय राजा हो, भले ही राजकुमार के मित्र ने जो किया कुछ भी किया वह केवल अपने मित्र और उसकी प्रेमिका को मिलाने के लिए किया, लेकिन राजकुमारी पद्मावती को किस अपराध की सजा दी गई वो तो उसने किया ही नहीं था। ऐसी स्थिति में वास्तव में दोषी कौन है, राजकुमार, उसका मित्र या इस नगर का राजा? विक्रम कुछ क्षण तक चुप रहा। बोलो विक्रम, बोलो, वास्तव में दोषी कौन है? हमें यह कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।